नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर अभी हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ द्वारा आयोजित कराया गया है। ऐसे छात्र छात्राएँ जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हैं वो सभी लोग अपना आंसर की चेक कर लेंगे, यानी कि मैं इसको पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ, तो ये आपका आंसर की है, चेक कर लीजिएगा। और ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका एग्ज़ाम OMR सीट पर होना है, यानी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें DDU यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, तो आप सब लोग अपनी तैयारी इस क्वेश्चन पेपर से करिएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो मैंने ऑब्जेक्टिव कराया है वो आप लोग देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन पेपर NEP के अकॉर्डिंग संचालित किया गया है। NEP यानी कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके तहत। NEP के तहत जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग की केमिस्ट्री है, उसका जो पेपर टाइटल है दोस्तों वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो D सीरीज़ का है, जो बुकलेट सीरीज़ है वो D नंबर का है। आपका अदर अदर हो सकता है, किसी में E रहेगा, किसी का A रहेगा, बस क्या है क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, बस पेज जो है वो अलग अलग कर दिया जाता है और बुकलेट सीरीज अलग कर दी जाती है, ताकि आप लोग चीटिंग ना कर सकें, सेम क्वेश्चन पेपर ना रहे। पेपर सभी का क्वेश्चन 75 जो आए हैं सभी क्वेश्चन सेम ही मिलेंगे, बस आप लोग अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी पेपर आप हल करें तो सबसे पहले जो उसमें निर्देश दिए रहते हैं उसको पढ़ लिया करिए। देखिए, जो समय इसको मिलता है हल करने का ऑब्जेक्टिव पेपर का, वो 1.5 घंटे का समय आप लोग को मिलता है इस पेपर को हल करने का। मैक्सिमम मार्क यहाँ पर, अधिकतम जो मार्क्स दिया गया है वो 75 नंबर दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है निर्देश, वो 2 नंबर दिया गया है कि उत्तर पुस्तिका में 75 प्रश्न अंकित हैं। परीक्षार्थी को किन्हीं 50 प्रश्नों को दी गई OMR पुस्तक पर ही हल करना है। देखिए, 75 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से केवल और केवल 50 का आंसर आप लोग को OMR सीट पर भरना था। अगर आप 50 से प्लस क्वेश्चन करते हैं तो जो फर्स्ट से लेकर के 50 तक का सीरीज़ है आपके क्वेश्चंस का, उन्हीं का आंसर चेक होगा, बाकी का चेक नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है निर्देश। जिन्होंने निर्देश पढ़ा होगा उन्होंने किया होगा, नहीं तो सभी लोग 75 प्रश्न करके आए होंगे। और जो पहला से होगा, फर्स्ट से 50 क्वेश्चन ही चेक होंगे, बाकी के आपकी जो 25 बचे अगर वो सही भी होंगे तो वो रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए निर्देश इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। प्रश्न नंबर 1 है, द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के भाग हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, CPU। डी ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बता दें ये सभी आपके कंप्यूटर के भाग दिए हैं, ये सभी आपके कंप्यूटर के भाग हैं, पार्ट हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका पूछा गया है वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से पूछा गया है दोस्तों, यानी आपकी 8वीं यूनिट से। इस पेपर को यानी कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पूछा गया है, इफ NC 10 इक्वल टू NC 15 द वैल्यू ऑफ n। यहाँ की n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हल करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होगा, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n माइनस r, और यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल। इस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर इसका अगर हम मान निकालते हैं तो हो जाएगा NC की पावर 10 इक्वल टू NC n माइनस 15। अब इसको और हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो NC का मान कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा n माइनस 15। अब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 15 यानी कि 25। इसका टोटल जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 25। n का मान जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 25 आएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर समाकलन करना है x² dx का समाकलन यहाँ पर करना है दोस्तों।
तब आप जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x³/3। ओके, फिर इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, यानी 1/3 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x³ और यहाँ पर 2 और 1। अब जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर क्यूब माइनस 1 की पावर क्यूब। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, 2 की पावर, अगर हम 1/3 2 की पावर कितनी दी गई थी, क्यूब दी गई थी, यानी कि 2 की पावर 3 दी गई थी, तो इसका मान कितना आएगा 8 आएगा और 1 का 1 ही रह जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा दोस्तों निकल के वो आ जाएगा 7/3। ऑप्शन में आपको 7/3 कहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर दिया गया है द वैल्यू ऑफ log a आधार ए दिया गया है और मान भी इसका ए है। जब दोनों सेम रहेंगे दोस्तों तो इसका जो आंसर आएगा वो एक क्या आएगा, दोनों जब सेम होंगे तब एक ही होता है इसका मान। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एक इसका मान आएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग 2, 3, 4 ऑन द टॉसिंग ऑन डिस्टेंस, यानी एक पासे पर 2 या 3 या 4 आने की प्रयत्ता। अब इसकी प्रयत्ता कैसे हम निकालेंगे, जैसे कि बात करेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब फाइंड किसका करना है, आप लोग को फाइंड करना है 2, 3 और 4 के लिए। तो 2, 3, 4 के लिए जब फाइंड करेंगे आप तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते, किस तरह से निकालेंगे, इसका जो मान निकल के आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 3/6 यहाँ पर, ठीक है। और जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है 5वें प्रश्न का, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 आने की संभावना रहेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया d sin x dx, तो इसका मान कितना होता है, इसका मान क्या होता है दोस्तों, इसका मान होता है cos x, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। d sin x/dx का जो मान आएगा वो cos x आएगा, इसलिए आपका 6वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपका दिया गया है कि वैल्यू ऑफ log 10 + 10, log 10 + 10 की वैल्यू निकालनी है। तो log 10 का मान 1 + 1 और log 10 का मान 1 = 2। तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा इसका निकल के कितना आएगा, इसका मान आएगा 2। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वैल्यू ऑफ d/d x⁴ इज, इसका मान आपको फाइंड करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका जो मान आएगा एक्चुअल में निकल के वो आएगा 7/2 x⁵2। ओके, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, 8वें नंबर का। 8वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, 7/2 x⁵2 इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था sp3d2 संकरण में निम्न में से किस अणु में होता है। चलिए सभी लोग बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। 9 नंबर प्रश्न है कि sp3d2 संकरण इनमें से किस मॉलिक्यूल का होगा। जल्दी से सभी लोग को बताइए, सभी लोग इसका आंसर पता है तो कमेंट से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में संकरण पूछा गया, तो संकरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा SF6 का। sp3d2 जो संकरण है वो SF6 का है। अगर बात करें IF7 का तो IF7 का आएगा sp3d3। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया sp3d2, तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पूछा गया है विच आयन हैज स्मॉलेस्ट रेडियस, इनमें से किस आयन के पास स्मॉलेस्ट रेडियस होता है, सबसे छोटा रेडियस, यानी आयनिक त्रिज्या, कम आयनिक त्रिज्या किसकी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है O2-,
O2 माइनस का अगर हम आयनिक त्रिज्या निकालें तो इसका त्रिज्या कितना आएगा, 152 आएगा। बी यानी Cl माइनस, तो Cl माइनस का होता है 175 175। बी आर माइनस यानी ब्रोमाइड आयन का बताएं तो ब्रोमाइड आयन का है 185 यानी 185 और फ्लोराइड का हो जाएगा 147। अब सबसे कम त्रिज्या पूछी गई थी तो इसमें से सबसे कम किसका हो जाएगा, इसका सबसे कम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन का, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया द वैल्यू ऑफ 8C3 एंड 9P2। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला है आपका n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इसी फार्मूले की मदद से आप इसको हल कर पाएंगे। चलिए तो इसको हल करने का हम प्रयास करेंगे। अगर आप दोनों अलग अलग हल करते हैं इस क्वेश्चन को, तो पहला क्वेश्चन हल करेंगे तो n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो n का मान कितना आएगा, यहाँ पर n का मान यहाँ पर दिया गया है 8 और r का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। r का मान कितना दिया गया है, 3। तो अब फार्मूले पर हम रख देते हैं। फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला जो है n का मान कितना है 8 और r का मान दिया गया है 3। फार्मूला आपका है n फैक्टोरियल यानी 8 फैक्टोरियल, उसके बाद में है 3 फैक्टोरियल यानी r 8 माइनस 3 फिर फैक्टोरियल। अब इसको आप जब हल करेंगे, जब आप इसको हल करेंगे दोस्तों, तो इसका मान कितना आएगा निकल के, टोटल 56 आएगा। तो ऑप्शन में आपको पहला दिख रहा है 56 और दूसरा अगर इसी तरह से फाइंड करेंगे तो इसका 72 मान आएगा। यानी आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फॉर्मूला मैं नोट करा दे रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तैयार कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, 12 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम है, H2TE H2SE H2S एंड H2O। चलिए आंसर करेंगे। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पानी में। पानी का जो क्वथनांक है वो सबसे उच्चतम होगा। इसका कारण क्या है, पानी में असाधारण रूप से उच्च क्वथनांक होता है क्योंकि यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे हाई होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पानी में घुलनशील नहीं है, BaSO4 NaCl CH3OH या फिर BaCl2। तो पानी में घुलनशील नहीं है, तो यहाँ पर जो पानी में घुलनशील नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा BaSO4। BaSO4 इज नॉट सॉल्युबल वाटर ड्यू टू हाई लैटिक एनर्जी, यानी हाई लैटिक एनर्जी और हाई हाइड्राइड एनर्जी के कारण ये पानी में अघुलनशील है। ठीक है, यानी कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्चतम है। क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों अगर हम बात करें CO2 ऑप्शन दिया गया CO2 H2O BF3 और NH3। तो अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 के पास जीरो डाइपोल मोमेंट है। क्या है, जीरो डाइपोल मोमेंट है। तो जीरो डाइपोल मोमेंट है तो ये नॉन पोलर होगा। H2O की बात करें तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। और जब पोलर मॉलिक्यूल है तो म्यूनेट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, म्यूनेट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये पोलर हो जाएगा। तो H2O का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो होगा लगभग किसके 1.84 के आसपास। BF3 की बात करें तो ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है। और जब नॉन पोलर है तो इसका कितना आएगा द्विध्रुव आघूर्ण, इसका जीरो होगा। और NH3 की बात करें तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, इसका आएगा 4, इसका 1.4 डाइपोल मोमेंट आएगा, इसका आएगा 1.84। तो इसमें से सही आंसर कौन हो जाएगा, किसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्चतम पूछा गया था, तो उच्चतम हो जाएगा H2O का, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न दिया गया है कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द जीरो डाइपोल मोमेंट, किसके पास जीरो डाइपोल मोमेंट है। तो CHCl3 की बात करें, CHCl की बात करें या C2H4, ये सभी पोलर मॉलिक्यूल हैं। और जब ये पोलर हैं दोस्तों तो इसका कुछ ना कुछ द्विध्रुव अगुण होगा। यहाँ पर पूछा गया शून्य, तो CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का शून्य डाइपोल मोमेंट होता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट लैटिक एनर्जी, इनमें से किसकी जालक ऊर्जा सबसे अधिक है। जालक ऊर्जा सबसे अधिक किसकी है। तो पहला ऑप्शन है LiF, तो इसकी जो जालक ऊर्जा होगी वो होगी 1036 की। बी नंबर NaCl दिया गया है, NaCl दिया गया है, तो NaCl का जो होगा वो हो जाएगा 787.3। और अगर बात करें CaF2 का, तो CaF2 का जो आएगा वो माइनस में आएगा, -2367 के आसपास आएगा। और MgO की बात करें तो इसका भी माइनस में आएगा 3795 के आसपास। तो यहाँ पर पूछा गया जालक ऊर्जा सर्वाधिक, तो सर्वाधिक किसकी होगी, सर्वाधिक हो जाएगी LiF की। किसकी हो जाएगी, LiF की सर्वाधिक हो जाएगी। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए 17 नंबर प्रश्न है पोलर कंपाउंड आर सॉल्युबल इन, ध्रुवीय यौगिक घुलनशील होते हैं बेंजीन में, पोलर सॉल्वेंट में, या कार्बन टेट्राक्लोराइड में, या नन ऑफ एबव। तो आपको बता दें जो पोलर कंपाउंड है दोस्तों, ध्रुवीय यौगिक हैं, वह केवल और केवल ध्रुवीय विलायक में सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, 17 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 प्रश्न दिया गया 18 नंबर कि द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रेजेंट इन, प्रबलतम हाइड्रोजन बंध किसमें उपस्थित है। तो प्रबलतम हाइड्रोजन बंध की बात करें यहाँ पर NH3 दिया गया, अमोनिया, CH3NH2 दिया गया और H2O दिया गया यानी पानी, और पहला दिया गया हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो आपको बता दें प्रबलतम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन फ्लोराइड में होगी। किसमें होगी, हाइड्रोजन फ्लोराइड में होगी। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पर ए नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सही आंसर है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वॉलाइट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वाष्पशील है। सर्वाधिक वाष्पशील कौन सा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे 19 नंबर का। तो सबसे वाष्पशील जो है दोस्तों वो हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो सबसे सर्वाधिक वाष्पशील है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है विच कंपाउंड हैज़ द बनाना बॉन्ड, किस यौगिक में केला बंध बनता है, केला बंध बनता है। तो ये बनता है दोस्तों डाइबोरेन में। डाइबोरेन का जो सूत्र होता है वो माफ करिएगा B2H6 होता है। ये बनता है, नोट कर लीजिएगा, डाइबोरेन में बनाना बॉन्ड बनता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है B2H6 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है वाटर मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड इन आइस क्रिस्टल बाई, बर्फ के क्रिस्टल में जल के अणु बने रहते हैं आयनिक बॉन्ड से, या धात्विक बॉन्ड से, या सहसंयोजी बॉन्ड, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो आपको बता दें दोस्तों जो बर्फ के क्रिस्टल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बने होते हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर जो भी हमारे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज, बॉन्ड ऑर्डर का सही क्रम आपको बताना है। बॉन्ड ऑर्डर का सही क्रम आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो इसमें सही क्रम होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। पहले आएगा O2 2 माइनस ग्रेटर देन O2 माइनस एंड O2 प्लस, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जो
करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा, सबसे पहले आएगा O2 प्लस ग्रेटर देन O2, फिर आएगा O2 माइनस और फिर लास्ट में जाएगा O2 माइनस 2। तो इस प्रकार का कौन सा ऑर्डर है? बी नंबर ऑर्डर है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने टिक किया होगा उनका ये क्वेश्चन सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, IF3 अणु की ज्यामिति क्या है? IF3 अणु की ज्यामिति क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय पिरामिड, द्विपिरामिड या ट्राइगोनल या टेट्राहेड्रल। तो आपको बता दें दोस्तों, इसमें से कोई क्वेश्चन सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जो IF3 की अणु की जो ज्योमेट्री होती है वो ट्रायोडाइड होती है। क्या होती है? ट्रायोडाइड होती है। ठीक है, ये ट्रायोडाइड आयन, इसका जो माफ करेगा, इसका नाम है ट्रायोडाइड आयन। ट्रायोडाइड आयन ये जो संकरण होता है वो sp3d होता है। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसकी बॉन्ड एंगल जो होती है वो 180 लगभग होती है, 180 के आसपास होती है। तो इसका जो ज्योमेट्री आएगा वो लीनियर आएगा। इसकी ज्योमेट्री जो होगी IF3 की वो लीनियर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा था। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, ये इसका जो नाम है IF3 का जो नाम है वो ट्रायोडाइड आयन होता है और इसका जो संकरण होता है वो sp3d संकरण होता है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल इसमें कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा कार्बन प्रकृति में अत्यधिक विद्युत ऋणी है? sp संकृत, sp2, sp3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। sp संकरण जो है वो प्रकृति में अत्यधिक ऋण विद्युती है, यानी कि सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास है? sp संकरण के पास है। इसलिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ SF5Cl? SF5Cl का संकरण पूछा गया है। तो SF5Cl का जो संकरण होता है दोस्तों वो होता है sp3d2 होता है। क्या होता है? sp3d2 होता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका। चलिए 26 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम ज्योमेट्री? निम्नलिखित में से किस युग्म की ज्यामिति समान है? तो ज्यामिति किसकी समान है दोस्तों? इसमें से ज्योमेट्री किसकी समान है? तो CH4 की अगर बात करें तो CH4 में जो संकरण होता है वो sp3 होता है। और CCl4 की बात करें तो इसमें भी संकरण कितना होता है? sp3 होता है। और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ये दोनों हैं। अगर हम इसका निकालेंगे तो इसका जो ज्योमेट्री पूछी गई सेम, तो इसकी सेम, इसका भी टेट्राहेड्रल होता है और इसका भी टेट्राहेड्रल होता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों की जो ज्योमेट्री है सेम है, टेट्राहेड्रल इसका भी है, टेट्राहेड्रल उसका भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, NO का बॉन्ड ऑर्डर, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर निकालना मैंने बताया भी है आप लोग को, तो आप लोग देख लीजिएगा। जब क्लास हुई थी ऑब्जेक्टिव की वहाँ भी मैंने चर्चा की है, थ्योरी की क्लास पे भी बता दिया है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे आप, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या होता है? फार्मूला 10⁻10⁴ और यहाँ पर होता 2। तो कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल के आएगा। तो 27 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आएगा? 3 आएगा NO प्लस का। निकालना कैसे निकालते हैं? एंटी बॉन्डिंग और नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया है। Na+ हैज़ द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। अब इसमें दोनों का इलेक्ट्रॉन आपको लिखना रहता है, तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी 10 और इसका एंटी बॉन्डिंग 4 यानी कि 2। अब दोनों 10 में से 4 गई 6 और 2 23 6 यानी कि यहाँ पर आ गया 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3 आ गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28।
28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म नहीं है, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूछा गया, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है Xe0, तो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0 होता है। अगर बात करें Xe-F4 की, तो Xe-F4 में जो लोन पेयर की संख्या है वो 2 है। Xe-F2 की बात करें तो यहाँ पर लोन पेयर की संख्या कितनी आएगी, 2 माफ करेगा 3 आएंगे, इसमें 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और SF6 में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। पूछा गया था कि इनमें किसमें के बाद नहीं है, तो नहीं है Xe-O4 के पास। Xe-O4 के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 29 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय पूछा गया है, तो अनुचुंबकीय कौन सा है, O2 माइनस, ये क्या है, अनुचुंबकीय है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, O2 माइनस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था, शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल, H2O की आकृति क्या होगी। तो H2O की जो आकृति होती है वो बी शेप्ड होती है। क्या होती है, बी शेप्ड होती है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है किसमें, ऑप्शन नंबर ए दिया गया B2 में, NO में, NO2 में या N2 माइनस में। तो आपको बता दें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो नहीं है दोस्तों वो किस में नहीं है, O2 माइनस में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की चर्चा करते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, IF7 अणु की आकृति कैसी होगी। IF7 अणु की आकृति ऑक्टाहेड्रल होगा या स्क्वायर पिरामिडल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा या पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। तो आपको बता दें दोस्तों 32 नंबर प्रश्न में जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसका IF7 की जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर NH3 का यानी कि अमोनिया का पूछा गया है। NH3 अणु है ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल या फिर बाई पिरामिडल या समतल। तो आपको बता दें कि जो NH3 का ज्योमेट्री जो NH3 की होती है वो क्या होती है, पिरामिडल होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, ईच कार्बन एटम इन बेंजीन हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में जो संकरण होते हैं वो कौन सा संकरण होता है, sp3 होता है, sp2 होता है, sp संकरण होता है, sp3d होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा बेंजीन के प्रत्येक कार्बन एटम में जो बेंजीन संकरण होता है वो sp2 होता है। sp2 संकरण बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, sp2 आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर, कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। प्रतिक्रियाशील सबसे अधिक कौन है, Hg, Na, Cs या फिर K। तो आपको बता दें सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील जो है वो पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है कि किस तत्व का क्वथनांक और गलनांक सबसे कम होता है, नियान का, हाइड्रोजन का, हीलियम या फिर आर्गन का। तो आपको बता दें दोस्तों सबसे कम जो होता है वो हीलियम का होता है। हीलियम का क्वथनांक और गलनांक सबसे कम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि अधिकतम विद्युत ऋणात्मक परमाणु, अधिकतम विद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया Na। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आती है वो 0.04 के पास आती है। और अगर बात करें हाइड्रोजन की तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.2 है। और यहाँ पर दिया गया है बी, तो इसका कितना आएगा, इसका अगर निकालेंगे तो माफ़ करिएगा दोस्तों Na का नहीं Na का जो आएगा वो आएगा 0.93 के आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का कितना होता है 2.2 होता है। और मैग्नीशियम का होता है गलनांक यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता कितना होता है मैग्नीशियम का, वो होता है 1.31 के आसपास। तो इसमें पूछा गया था सबसे कम, क्या पूछा माफ करिएगा सबसे अधिकतम मैक्सिमम पूछा गया है। तो मैक्सिमम किसका होगा, मैक्सिमम जो होगा वो हाइड्रोजन का होगा, यानी कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर का जो सही आंसर है वो बी नंबर है, यानी हाइड्रोजन। अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो परमाणु है वो हाइड्रोजन है। Mg यहाँ पर दिया गया Na+ हो जाएगा, बी Mg मैग्नीशियम Mg+। तो यहाँ पर सबसे अधिकतम की बात की गई है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न दिया गया 38 नंबर, कौन सा तत्व प्राकृति में रेडियोधर्मी है? प्राकृति में रेडियोधर्मी कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया FeTc यानी टाइटेनियम, और ऑप्शन दिया गया सी नंबर, और डी दिया गया Be। तो आपको बता दें अधिक प्राकृति में रेडियोधर्मी जो है वो Tc है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के आधार पर आपको बताना है कि बढ़ता हुआ क्रम बताना है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन की द्वितीय आयनन विभव की बढ़ता हुआ क्रम, द्वितीय आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, सबसे पहले कार्बन आएगा, लेस देन नाइट्रोजन, लेस देन फ्लोरीन, और फिर ऑक्सीजन। इस प्रकार से यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो बढ़ता हुआ क्रम होगा सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के हिसाब से कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर आपका ऑक्सीजन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, विच हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। अधिकतम परमाणु त्रिज्या किसकी है? Ne की, या फिर फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, या फिर नाइट्रोजन की। तो आयनिक त्रिज्या अगर आप निकालेंगे तो आयनिक त्रिज्या Ne की आएगी 154 यानी 154 के आसपास। फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन की आएगी 147 147। ऑक्सीजन का जब निकालेंगे तो ऑक्सीजन का आएगा 152 152, और नाइट्रोजन का अगर निकालेंगे तो ये आएगा 65। अधिकतम परमाणु त्रिज्या की बात की, यही अधिकतम किसकी होगी? तो अधिकतम होगी Ne की, यानी कि 154 इसका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट रहेगा, सही आंसर रह जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट साइज। निम्नलिखित में से किसकी साइज बड़ी है, किसकी साइज बड़ी होगी? तो साइज अगर बड़ी पूछी गई है तो Na+ की साइज बड़ी होगी। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Na+ का। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है कि दिए गए यौगिक में कौन सा अधिक स्थिर है? इसमें से कौन सा अधिक स्थिर पूछा गया है, 42 नंबर प्रश्न। पहला है सिस 2 ब्यूटेन, ट्रांस 2 ब्यूटेन, या ऑप्शन सी दिया गया है 1 ब्यूटेन, या ऑप्शन डी दिया गया है 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटेन। अधिक स्थिर, तो अधिक स्थिर इसमें से है 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटेन। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है। 43 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसेस द एरोमेटिसिटी। निम्नलिखित में से किसमें एरोमेटिसिटी है, किसमें एरोमेटिसिटी है? 45 नंबर प्रश्न। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, क्या इसके पास एरोमेटिसिटी है? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन की बात करें तो बी नंबर के पास पूछा गया है एरोमेटिसिटी, यानी कि ये एरोमेटिक यौगिक है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी नंबर आपका करेक्ट है, यही आपका क्या है एरोमेटिसिटी। ठीक है, ये एरोमेटिसिटी इसके पास है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक नहीं है? चलिए सभी लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास के लास्ट में आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इनमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है हक्कल्स रूल इज। हक्कल का जो नियम है वो क्या है?
हकल्स का जो नियम है वो क्या है? हकल्स का जो रूल है दोस्तों वो है 4n+2 पाई। ये हकल का नियम है, यही हकल का रूल है। ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। 46 नंबर प्रश्न का पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा लुईस एसिड नहीं है? लुईस एसिड नहीं है तो यहाँ पर है AlCl3, बी दिया गया है BF3। तो ये दोनों लुईस एसिड हैं। माफ करिएगा दोस्तों, लुईस एसिड ये दोनों हैं। यहाँ पर आपका इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा। ए और बी दोनों, ये दोनों लुईस एसिड है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपका है व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन? ट्रिपलेट कार्बिन का संकरण क्या है? ट्रिपलेट कार्बिन का संकरण पूछा गया। तो ट्रिपलेट कार्बिन का जो संकरण होता है वो sp2 होता है। कितना होता है? sp2। इसीलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, मुक्त कणों की स्थिरता का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम होगा दोस्तों, इसका सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर CH3। ठीक है, तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक, माध्यमिक, प्राथमिक और CH3। ये सही आंसर होगा फ्री रेडिकल के ऑर्डर का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कार्बिन्स इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो कार्बिन्स जो है वो प्रकृति में इलेक्ट्रोफिलिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, प्रकृति में इलेक्ट्रोफिल है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कार्बिन्स जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, किसमें? नेचर में। 50 नंबर प्रश्न है कौन सा अणु रेखीय नहीं है? इनमें से कौन सा अणु रेखीय नहीं है? 50 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, रेखीय नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और ये क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं और रिपीट होने की संभावना है। तो रेखीय पूछे गए तो BeCl2 की बात करें अगर, तो ये रेखीय नहीं है। ये BeCl2 ये बिल्कुल रेखीय है दोस्तों, BeCl2 रेखीय है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर C2H4 ये भी रेखीय है, लेकिन H2O रेखीय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, H2O करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, H2O ये रेखीय नहीं है। 51 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? तो CH3 दिया गया है। CH3 ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? CH3 ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? CN तो ये बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें C2H2 तो ये भी आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक पूछा गया तो न्यूक्लियोफिलिक जो होगा वो CH3 होगा। 51 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्वथनांक है? निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? N हेक्सेन का, N पेंटेन का, या फिर 2,3 डाईमेथिल प्रोपेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन का? तो आपको बता दें सबसे अधिक क्वथनांक जो रहेगा वो N पेंटेन का रहेगा। किसका रहेगा? N पेंटेन का, यानी आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया नो बॉन्ड रिजोनेंस, नो बॉन्ड रिजोनेंस इसके पास, यानी कि किसके पास बंधहीन अनुनाद इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो बंधहीन जो अनुनाद है दोस्तों वो है कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, क्या है? अतिसंयुग्मन प्रभाव, ये बंधहीन अनुनाद है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 54 नंबर प्रश्न है आपका कि विच वन ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एन इलेक्ट्रोफिलिक? निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त यौगिक एक इलेक्ट्रोफाइल है? इनमें से नाइट्रोजन युक्त यौगिक कौन सा एक इलेक्ट्रोफाइल है? पहला ऑप्शन है N2N2 तो ये न्यूक्लियोफाइल है, बिल्कुल नहीं है। बी नंबर चेक करते हैं NH2OH
क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? नहीं है। बात करें अमोनिया की तो ये भी नहीं है, हो जाएगा NF3। NF3 जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये नाइट्रोजन जो कंपाउंड है ये न्यूक्लियोफाइल है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया, न्यूक्लियोफाइल है लुईस अम्ल, लुईस बेस, उभयधर्मी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें उभय न्यूक्लियोफाइल इनमें से कौन सा है? तो भैया न्यूक्लियोफाइल जो है वो लुईस बेस जो है एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? इनमें से पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक पूछा गया है कि कौन सा है। ऑप्शन दिया गया कार्बोकेटायंस, कार्बोएन, सिंगलेट कार्बिन या मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल्स। तो पैरामैग्नेटिक कौन सा इनमें से है? पैरामैग्नेटिक दोस्तों इनमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन पैरामैग्नेटिक है, क्यों? ड्यू टू द इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है वो कंप्लीट नहीं है, इसके कारण ये पैरामैग्नेटिक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? निम्नलिखित में से किस यौगिक में अंतर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है C∼CH, या ऑप्शन बी दिया गया है C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल या एथेनॉल कह सकते हैं इसको, C6H6 बेंजीन या CH2CH2। तो आपको बता दें अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध जो पाया जाता है वो मेथेनॉल में पाया जाता है, इथेनॉल में पाया जाता है दोस्तों, C2H5OH में पाया जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 57 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन प्रकाशिक गतिविधि प्रदर्शित करता है? कौन सा एल्केन प्रकाशिक गतिविधि प्रदर्शित करता है? नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन या 3-मेथिलपेंटेन या डी नंबर दिया गया मेथिल हेक्सेन। तो आपको बता दें दोस्तों कि कौन सा प्रकाशिक गतिविधि, तो प्रकाशिक गतिविधि जो उत्पन्न करता है दोस्तों वो उत्पन्न करता है 3-मेथिल हेक्सेन। कौन उत्पन्न करता है? 3-मेथिल हेक्सेन करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 58 नंबर का। चलिए 59 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। 59 नंबर प्रश्न आपका है कि साइक्लोहेक्सेन में कौन सी संरचना स्थिर है? इसमें से कौन सी संरचना स्थिर है? तो स्थिर संरचना होती है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म जो है ये स्थिर संरचना है, इसीलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेयर फॉर्म। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा, सही आंसर रहेगा। 60 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि CH2OH की होल ट्राइस यानी होल ट्राइस CHO में ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर की संख्या। तो इसमें जो आइसोमर की संख्या रहेगी 60 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 60, आइसोमर की जो संख्या टोटल निकाल के आएगी दोस्तों इसकी वो आएगी 24। इसमें आइसोमर की संख्या जो होगी वो 24 होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, कायरल कार्बन का विन्यास। कायरल कार्बन का विन्यास यहाँ पर पूछा गया है कि कायरल कार्बन का विन्यास क्या होगा? तो यहाँ पर जो इसका विन्यास होगा वो आर होगा, आर विन्यास होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही आंसर हो जाए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में ऑप्टिकली निष्क्रिय है एनोमर्स, रैखिक मिश्रण या डायस्टोमर्स या उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें जो प्रकृति में ये सभी उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। प्रकृति में ये सभी निष्क्रिय हैं, एनोमर्स, रैखिक मिश्रण और डायस्टोमर्स। ओके, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चिराल कार्बन? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का विन्यास होगा, कायरल कार्बन का विन्यास होगा। ये क्वेश्चन आप लोग आंसर करेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मिरर इमेज लगाने के बाद। मुझे आशा है कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेकिन आप लोग एग्जैक्ट आंसर पता कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास जरूर करिएगा। चलिए
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कंपाउंड ए और बी आर, कंपाउंड ए एंड बी आर यौगिक ए और बी हैं आइडेंटिकल या एंटेनोमर्स या डायस्टोमर्स या नन ऑफ दिस। तो चलिए आंसर करेंगे 64 क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 नंबर प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा, ये क्या है, दोनों कंपाउंड दे दिए गए हैं, ये एंटेनोमर्स हैं। क्या है, एंटेनोमर्स हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, एनासोमर। ठीक है, एंटेनोमर्स आप इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया है 65 नंबर प्रश्न है कि आइसोमर जो सिंगल बॉन्ड रोटेशन द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे आइसोमर जो सिंगल बॉन्ड रोटेशन द्वारा निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं? एनोमर कहलाते हैं या अनुरूपक कहलाते हैं या विन्यास आइसोमर कहलाते हैं या डायस्टोमर कहलाते हैं? तो बता दें आपको दोस्तों कि ऐसे आइसोमर जो सिंगल बॉन्ड रोटेशन द्वारा निर्मित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कॉन्फॉर्मर्स, यानी अनुरूपक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुरूपक कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन को मापा जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन को मापा जाता है मैनोमीटर द्वारा, ध्रुवोमीटर द्वारा या संयंतापी द्वारा या फिर बैरोमीटर द्वारा। तो ये किसके द्वारा मापा जाता है? ये मापा जाता है ध्रुवण मापी द्वारा नापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, एन ब्यूटेन का सबसे अधिक अस्थायी स्वरूपण है। एन ब्यूटेन का सबसे अधिक अस्थायी स्वरूपण दिया गया है संतारित यानी ग्रासित या फिर विषमतलीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 67 नंबर का दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतारित। संतारित यहाँ पर करेक्ट आंसर यानी सही जवाब रहेगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है द कॉन्फ़िगरेशन है, विन्यास बताना है आपको। ये विन्यास दिया गया है, ये क्या सममित तल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सममित या नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है दोस्तों। तो आपको बता दें 68 नंबर प्रश्न जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसमें नो एलिमेंट सिमेट्री। जो विन्यास है ये नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, सममित ये सममित नहीं है। ओके, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट होगा आपका 68 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। 69 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें थ्रियो रूप है? थ्रियो रूप पूछा गया है कि निम्न में से किसकी थ्रियो रूप है? आपका ऑप्शन ए दिया गया है, बी नंबर ए दिया गया है और सी दिया गया है। तो आपको बता दें इसमें जो थ्रियो रूप होगा बोथ ए और बी होगा। क्या होगा? बोथ ए और बी, ये दोनों इसका सही आंसर होगा। सी में आप देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल भी थ्रियो रूप नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों सही है, दोनों ये थ्रियो रूप है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, ए नंबर और बी नंबर आपका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया था, दशमलव रूप समतुल्य के बराबर बताना था, इसका डेसिमल फॉर्म आपको बताना था। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन में तो इसका जो डेसिमल फॉर्म था वो निकल के आया था 25, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं, गणितीय कार्य के लिए किए जाने वाले द मैथमेटिकल फंक्शन एज द फॉर्मेट बाई CPU, ALU, RM या फिर रूम। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे 71 नंबर प्रश्न का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है वो गणितीय कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, बेस बाइनरी सिस्टम है। द बेस बाइनरी सिस्टम इज 2, 4, 3 या फिर 0। तो आपको बता दें बेस बाइनरी जो सिस्टम है वो 0 है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रोम का पूरा फॉर्म पूछा गया है कि रोम का पूरा नाम क्या होता है। चलिए तो रोम का जो पूरा फॉर्म है वो रीड ओनली मेमोरी है। क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं किसको? जल्दी से बताइए भैया, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इससे CPU को क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU।
को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, कंप्यूटर से संख्या को व्यक्त करने के लिए कौन सी संख्या प्रणाली प्रयोग की जाती है। विच नंबर सिस्टम इज यूज फॉर द रिप्रेजेंटिंग नंबर विथ द कंप्यूटर, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या हेक्साडेसिमल। चलिए आंसर करेंगे 75 नंबर का। तो इसमें जो संख्या यूज की जाती है वो बाइनरी नंबर सिस्टम प्रयोग की जाती है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 75 प्रश्न थे और सभी प्रश्नों का हल मैंने करा दिया है दोस्तों। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूर्णतया तैयार कर लीजिएगा पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ से लगभग आपके 40 प्रश्न रिपीट होंगे आपके एग्जाम में। 40 प्रश्न सेम पूछे जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादातर आप फोकस कर लीजिएगा संकरण पर। संकरण निकाला, हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए आपको, पोलराइजेशन आना चाहिए, फजांस रूल बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ आपको पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल पता होना चाहिए। डाईपोल मोमेंट निकालना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कुल मिला करके फर्स्ट और सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट को मिला लें तो लगभग आपके 30 से 40 प्रश्न आपके आएंगे। 3 यूनिट से लगभग 40 प्रश्न आपके फर्स्ट और सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट से पूछे जाएंगे। तो आप लोग पूरी तैयारी कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कोई ऑप्शन भी दिक्कत लगता है तो कमेंट सेशन में आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जहां से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आप 2 से 3 बार रिवीजन करने का प्रयास करिएगा, सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। बाकी दोस्तों ऑब्जेक्टिव की क्लास जल्दी ही आपको स्टार्ट होगी, यानी कि कल आपको ऑब्जेक्टिव की क्लास मिलेगी इसी टाइम, रोज 6 बजे आपको मिलेगी ऑब्जेक्टिव क्लास, जिसमें हम केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। जल्द ही दोस्तों मैं आपको जूलॉजी और बॉटनी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है। वो कल की क्लास में मैं प्रयास करूंगा कल ही सॉल्व करा दिया जाए। आज की ये क्लास आप सबको कैसी रहेगी कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आप लोग से मेरा निवेदन है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास करिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, बिल्कुल फ्री में क्लास दी जाती है, आपको क्लास का नोट्स भी फ्री में मिलता है। तो आप लोग का फर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।